अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 111। उस मकान में एक आदमी मौजूद रहता था। उसे कहा कि वो तजम्मुल या मुनव्वर को बुला लाए। उसने बताया कि मुनव्वर आया था और मुझे सोया हुआ देखकर वापस चला गया। 1.5-2 घंटे बाद तजम्मुल आ गया। राजा शेर खान का एक पैगाम आया था। उसने कहा कूबे और मिर्ज़े को सीआईडी वाले पुलिस हेड क्वार्टर ले गए हैं। शेर खान ने कहा है कि सिकंदर या लड़की या कोई मशकूक फ़र्द जागीर के इलाके में हो तो उसे वो दोनों से ज़्यादा 2 दिनों से ज़्यादा यहाँ न रहने देना। उसने ये भी कहा है कि पुलिस के जो आदमी जो दोनों मुलज़मों को लेने आए थे उनमें सीआईडी का एक हेड कांस्टेबल अपना आदमी था। उसने बताया है कि गवाह यानी कूबा और मिर्ज़ा चूँकि खुद नामी गुरामी जुराइम पेशा हैं, इसलिए सीआईए सोच समझ कर कार्रवाई करेगी। अब तुम बताओ कि तुमने क्या बंदोबस्त किया है। मेरा बंदोबस्त हो जाएगा, मैंने जवाब दिया, लेकिन तुम लोग चौकन्ने रहना। 2 दिन और गुजर गए। मैंने अपने तौर पर ज़ुबानी रहल सहल कर ली थी कि पुलिस के अचानक आ जाने से मैं क्या करूंगा, यहाँ से किस तरह निकलूंगा और कहाँ जाऊंगा। सायरा को भी मैंने ये कार्रवाई समझा दी थी और रात को उसे बाहर निकाला और एक खेत के अंदर ले गया और उसे अच्छी तरह समझा दिया कि छुपने का तरीका क्या है, और खेत के बाहर पता चले कि कोई आदमी मौजूद है तो फसल के अंदर हिलना जुलना बिल्कुल नहीं। एक रात मैं फिर घोड़ी पर सवार हुआ और नूरुल्लाह और हमीदुल्लाह खान के गाँव गया। उस रात मुझे किसी ने ना रोका। दरवाज़ा खोलने वाले ने मुझे देखते ही मेरी घोड़ी की बाग पकड़ ली और मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैंने ख़ास तौर पर देखा कि वो दोनों खुश थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे यहाँ क्या हो रहा है। मैंने उन्हें बताया तो हमीदुल्लाह खान ने यह कहकर एक अजीबोगरीब ड्रामा सुना दिया कि इधर तो अल्लाह ने एक करम कर दिया है। हुआ यूँ कि गुज़श्ता शाम नूरुल्लाह साईं करामते वाले के रूप में दरबार में बैठा था और मुरीद हाज़री में बैठे थे। एक नया मुरीद आ गया, जवान सा देहाती था। नूरुल्लाह के पाँव आ पड़ा और बहुत रोया। बाबा साईं करामते वाले, उसने रुंधी हुई आवाज़ में अर्ज़ की, मेरे हाल पर रहम करो। दुश्मनों ने मेरी बीवी को अगवा कर लिया है। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, घर में बिलबिला रहे हैं। तुम्हें कैसे पता है कि वो अगवा हुई है? नूरुल्लाह ने पूछा। क्या ये नहीं हो सकता कि वो खुद ही किसी के साथ चली गई हो? ये तो हम देख कर बताएंगे, पता चल जाएगा कि वो खुद गई है या ले जाई गई है। सरकार, उस मफलूकल हाल आदमी ने कहा, वो ले जाई गई है और ले जाने वाले मेरे दुश्मन हैं। उनकी पहुंच थाने तक है। वहां गया तो थानेदार ने भी यही कह दिया कि तुम्हारी बीवी बदमाश थी और वो खुद ही अपने किसी यार के साथ निकल गई है। हजूर के हाथ में बड़ी करामत है। इस नाचीज़ बंदे के हाल पर रहम करें। मैं कोई गरीब आदमी नहीं हूँ सरकार, जो नजराना तलब करेंगे वो कदमों में रख दूँगा। मेरी कुछ ज़मीन है और वो पेश कर दूँगा। मत घबरा। नूरुल्लाह ने उसके कांधे पर हाथ रखकर कहा, करामात करने वाले अल्लाह हैं, हम कुछ नहीं लेंगे। नूरुल्लाह अपनी एक्टिंग का कमाल दिखाता रहा, तस्बीह के दानों का करतब दिखाया। हमीदुल्लाह पास बैठा हुआ था, वो भी कुछ ना कुछ बोल रहा था। ये मुरीद कुछ ऐसा मुतासर हुआ कि उसने दिल की एक और बात कह दी। सरकार करामते वाले, उसने कहा, मेरी किस्मत में जुदाइयाँ ही लिखी हैं। छोटा सा था तो मौत ने मुझे माँ बाप को मुझसे जुदा कर दिया। बड़े होकर एक यार बनाया था और उससे भी जुदाई हो गई। उसकी जुदाई बीवी की जुदाई से ज़्यादा दुख दे रही है। सरकार, सिर्फ इतना बता दें कि वो कहाँ है, या सिर्फ इतना पता चल जाए कि वह जहाँ कहीं भी है, ज़िंदा और सलामत है, तो दिल को चैन आ जाएगा। कौन है वो? नूरुल्लाह ने झूमते हुए पूछा। कहाँ चला गया था, यही तो पूछना चाहता हूँ कि वो कहाँ चला गया है सरकार, उसने जवाब दिया। वो पुलिस में हुआ करता था और उसका नाम सिकंदर है।
नूरुल्लाह ने पहले हमीदुल्लाह की तरफ देखा और फिर उसने आंखें बंद की। हाथों के अजीबोगरीब से इशारे किए। वो गोरे रंग का तो नहीं, नूरुल्लाह ने कहा, और हमें उसकी आंखें बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही हैं। हाँ सरकार, उस आदमी ने खुश होकर कहा, आपने ठीक देखा है और वो सरकार को नज़र आ रहा है तो यही बता दें, क्या वो खैरियत से तो है? क्या तुम्हें अपनी बीवी चाहिए या दोस्त? नूरुल्लाह ने पूछा। हम कोई जादूगर नहीं, अल्लाह ने एक करामत अता की है सरकार। उस आदमी ने कहा, पहले तो मुझे मेरे बच्चों की माँ वापस करा दें, मैं बहुत दुखी हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ। सरकार, हमीदुल्लाह ने नूरुल्लाह से कहा, इसके दुख इसके चेहरे पर लिखे हैं, इसने तो मेरा भी दिल दुखी कर दिया है, इस पर करम कर दें। इसे अंदर बिठाओ, नूरुल्लाह ने हमीदुल्लाह से कहा, हम आकर देखेंगे क्या हो सकता है। हमीदुल्लाह उस आदमी को एक कमरे में ले गया। ले जाते हुए उसे कहा कि तुम खुशकिस्मत हो कि साईं जी मौज में आ गए हैं, वरना सरकार किसी को इतना वक़्त नहीं दिया करते। उसे एक कमरे में दाखिल कर दिया और हमीदुल्लाह उसके बाद कमरे में गया। वो आदमी कमरे में दाखिल हुआ, 2-3 कदम आगे चलकर वो रुका और उसने पीछे देखा। हमीदुल्लाह के हाथ में रिवाल्वर था जो उसने अपने कपड़ों के अंदर से 1-2 सेकंड में निकाल लिया था और उसकी नाली उस आदमी की तरफ कर दी थी। सुल्तान, हमीदुल्लाह ने दूसरा हाथ आगे करके कहा, अपना रिवाल्वर मेरे हवाले कर दो। क्या कह रहे हैं आप? उस आदमी ने डरे हुए लहजे में कहा। आपने सुल्तान किसे कहा है? आप किसकी गलतफहमी में मुझसे रिवाल्वर मांग रहे हैं? मेरे पास रिवाल्वर कहाँ, मैं गरीब आदमी हूँ। तुम पुलिस की स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर सुल्तान अहमद हो, हमीदुल्लाह ने कहा, और सिकंदर के दोस्त हो। क्या तुम इस खुश फहमी में मुब्तला थे कि मैं तुम्हें पहचान नहीं सकूँगा? मेरे मुकदमे में तुम कई बार मेरे सामने आए थे और हर बार बहुत देर तक मेरे सामने रहे थे। मैंने तुम्हें और सिकंदर को कत्ल करवाना था, तुमने ही मुझे बेगुनाह उम्र कैद दिलाई थी। वो मेरा दोस्त सुल्तान अहमद था जो मेरे साथ स्पेशल ब्रांच में सब इंस्पेक्टर हुआ करता था। हमीदुल्लाह को सज़ा दिलाने में उसका बड़ा हाथ था। उसने अब हमीदुल्लाह को बताया कि वो वहाँ से तब्दील होकर इस ज़िले की पुलिस हेडक्वार्टर में आ गया है। अब तो वो बहुत माहिर हो गया था, इसलिए उसे स्पेशल ब्रांच में ही रहने दिया गया। हमीदुल्लाह खान उससे उसका रिवाल्वर मांग रहा था। सुल्तान हंस पड़ा और बैठ गया। हमीदुल्लाह खान उसके झांसे में आने वाला आदमी नहीं था। वो अब उसे कह रहा था कि अब तुम यहाँ से ज़िंदा नहीं निकल सकोगे और पुलिस को तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। अगर सिर्फ तुम्हारा मामला होता, सुल्तान ने कहा, तो मैं तुम्हें सिर्फ देख कर वापस चला जाता और रिपोर्ट देता कि यह मफरूर नवाबज़ादा हमीदुल्लाह खान ही है। लेकिन मुझे बताया गया है कि सिकंदर भी इसी इलाके में है। मैं उसे गिरफ़्तार नहीं होने दूंगा, उसे हर कीमत पर यहाँ से निकालूंगा। तुम अपना रिवाल्वर अंदर कर लो और मुझ पर भरोसा करो। इतने में नूरुल्लाह भी अंदर आ गया और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। नूरुल्लाह ने भी सुल्तान के साथ तंज़िया बातें की। सुल्तान उन्हें कहता था कि वो उन्हें नहीं पकड़वाएगा। हम तुम पर कैसे एतबार कर लें? नूरुल्लाह ने कहा। हमारे साथ तुम्हारा रिश्ता ही क्या है? तुम पकड़े गए हो और अब जान छुड़ाने के लिए हमारे हमदर्द बन रहे हो। मेरा रिश्ता सिकंदर के साथ है, सुल्तान ने कहा, और ये रिश्ता इतना पक्का है कि मैंने अपने बेटे का नाम सिकंदर रखा है। अगर सिर्फ उस नवाबजादे का मामला होता तो मैं इसे देखते ही वापस चला जाता और कल इस वक्त तक नवाबजादा स्पेशल ब्रांच के हवालात में होता और तुम नौसरबाजी के जुर्म में पकड़े हुए होते। मैं जानता था कि अगर तुम यहाँ हो तो सिकंदर भी यहीं कहीं होगा। उसके साथ मेरी दोस्ती खून के रिश्ते से ज़्यादा गहरी है। तुम उसे बचा लोगे और हमें पकड़वा दोगे, हमीदुल्लाह ने कहा। उस कमरे में एक अजीब सूरत पैदा हो गई थी। सुल्तान अहमद कह रहा था कि सिकंदर की खातर वो उनके ख़िलाफ़ कोई रिपोर्ट नहीं देगा, बल्कि वो ये रिपोर्ट देगा कि ये वो मफरूर नवाबज़ादा हमीदुल्लाह खान नहीं और साईं करामते वाला जाली पीर नहीं। लेकिन ये दोनों बचे तो नहीं थे कि उसकी बातों में आ जाते। सुल्तान अहमद ने उन्हें यह भी बता दिया कि स्पेशल ब्रांच ने और क्या क्या कार्रवाई सोची है, और उसमें एक तो ये थी कि पुलिस की खासी ज़्यादा नफरी तजम्मुल और मुनव्वर के इलाके को घेरे में लेकर इस तरह तलाशी लेगी
कि फसल के अंदर जाकर भी देखा जाएगा। सुल्तान अहमद ने उस छापे का दिन और वक़्त भी बता दिया। उसके बावजूद ये दोनों उस पर एतबार नहीं कर रहे थे। खुदा के लिए मुझे बताओ मेरा दोस्त कहाँ है? सुल्तान अहमद ने जज्बाती लहजे में कुछ गुस्सा भरकर कहा, मैं उसे छापे से पहले वहाँ से निकालना है। अगर तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें पकड़वा दूंगा तो यूँ करो कि मैं बाहर निकलता हूँ और तुम दोनों किसी बहाने यहाँ से निकलो और गायब हो जाओ। मैं नहीं देखूँगा कि तुम किस तरफ गए हो, मैं अकेला आया हूँ। मुख्तसर ये कि बड़ी ही मुश्किल से उन दोनों ने सुल्तान अहमद पर एतबार किया। ये सुल्तान का कमाल था और उसके खलूस और दयानीदारी का असर था कि हमीदुल्लाह खान और नूरुल्लाह जैसे काया आदमी जो मुजरमाना ज़िंदगी में डूबे हुए थे उसकी बात मान गए। वो मुझसे मिलने को बेताब था। उन्होंने उसे ये ना बताया कि मैं कल रात यहाँ आऊँगा। सुल्तान अहमद चला गया। मैं आ गया था और उन्होंने मुझे ये वाक़या सुनाया और ये बताया कि सुल्तान अहमद आएगा, तो मेरा पसीना निकल आया। मैंने उन्हें बताया कि बेशक सुल्तान मेरा दोस्त था, लेकिन वो पुलिस में इतना पुराना हो चुका है, जितने अरसे में खून के रिश्तों के लिए भी दिल में हमदर्दी नहीं रहती। मुझे यह ख़तरा नज़र आने लगा था कि पहले सुल्तान आएगा, हम कमरे में बैठे होंगे और तूफ़ान की तरह पुलिस आएगी और हम तीनों को पकड़ ले जाएगी। क्या तुमने कुछ सोचा है कि अचानक पुलिस आ गई तो क्या करोगे? मैंने उनसे पूछा। उन्होंने ऐसी सूरत हाल के लिए कुछ भी नहीं सोचा था। वो पीर बने हुए थे। वो किसी से ये कह भी नहीं सकते थे बाहर पहरा दें और पुलिस आए तो उन्हें खबरदार कर दें। उन्होंने अपने लिए बहुत बड़ा ख़तरा पैदा कर लिया था। मेरी परेशानी अरूज को पहुंची हुई थी। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। उन दोनों को बुरा भला कहने के सिवा मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। उन दोनों को 2-2, 3-3 गालियां दी, लेकिन उससे मुझे कोई अफाका ना हुआ। इतनी देर में एक आदमी इतला लाया कि जिस आदमी को आपने वक़्त दिया था वो आ गया है। फौरी तौर पर मेरे दिमाग में आई कि जो ही सुल्तान अहमद अंदर आए हम तीनों उसे दबोच लें, गला घोंटकर उसे मार डालें और पिछले दरवाजे से निकल जाएं। ये तो ज़ाहिर था कि पुलिस ने घेरा डालकर सुल्तान को अंदर भेजा था। हमारे पास रिवाल्वर थे। हमने मुकाबला करके बाहर निकलना था या पुलिस की गोलियों से मरना था। मैंने अहद कर रखा था कि ज़िंदा पुलिस के हाथ नहीं आऊँगा। अगर निकलने की सूरत ना आई तो रिवाल्वर में से एक गोली अपने खात्मे के लिए बचा कर रखूँगा। मेरा दिमाग चकराने पर आ गया था कि सुल्तान अहमद देहाती लिबास में कमरे में दाखिल हुआ। वो मेरा इतना अजीज़ दोस्त था कि उसे देखकर मेरा दिमाग ठिकाने आ गया। सुल्तान मुझे देखकर दरवाजे में ही रुक गया और उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर जम गईं। सुल्तान, मैंने आहिस्ता से कहा, मैंने तेरे ही हाथों फांसी के तख्ते तक पहुंचना था। सुल्तान की खुली हुई आंखें मेरे चेहरे पर टिकटिकी बांधे रहीं और उन आंखों में नमी सी नज़र आने लगी और फिर उसकी आंखें 2 झीलों जैसी हो गईं और फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुल्तान का हाथ बड़ी तेज़ी से अपनी कमीज़ के अंदर गया और उसी तेज़ी से हाथ बाहर आया। उधर मैं अपना रिवाल्वर निकालने ही लगा था कि सुल्तान का रिवाल्वर पहले निकल आया और उसने अपना हाथ अपने सर से ऊपर किया और रिवाल्वर एक पत्थर की तरह बाएं तरफ की दीवार पर मारा। रिवाल्वर दीवार से टकरा कर फर्श पर गिरा और उसने ये हरकत इस कदर तेज़ी से की कि मैं और हमीदुल्लाह अभी अपना रिवाल्वर निकाल भी ना पाए थे। अगर वो हमारे रिवाल्वर निकल आने के बाद अपना रिवाल्वर निकाल कर फेंक देता तो हम समझते कि वह बदनीयती से आया था और 2 रिवाल्वरों की नालियां देखकर उसने हथियार डाल दिए हैं। लेकिन उसने अपना हथियार बड़ी नफ़रत और गुस्से से पत्थर की तरह फेंक दिया था। उसने अपने बाजू फैलाए और पहले आहिस्ता आहिस्ता फिर तेज़ी से मेरी तरफ आया। मैंने अपना रिवाल्वर अपने नेफे में उड़स लिया और उस पर अपनी कमीज़ का पर्दा डाल दिया। दूसरे लम्हे सुल्तान अहमद इस तरह मेरे साथ चिपका, मुझे अपने बाजुओं में भींच रहा था जैसे मुझे अपने वजूद में जज़ब कर लेना चाहता हो। जज्बात की शिद्दत से वो सिसक सिसक कर रो रहा था। कमरे में सन्नाटा तारी था। हम दोनों बहुत देर इसी हालत और इसी कैफियत में रहे और फिर हम दोनों को बीक वक्त ही याद आ गया कि हम ईद नहीं मिल रहे,
نہ یہ دو بچھڑے ہوئے دوستوں کے ملاپ کی تقریب ہے، بلکہ ہم دونوں اپنے اپنے خطروں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے الگ ہو کر بیٹھ گئے۔ سلطان جذباتی آدمی تھا۔ میں پہلے اس کے ماضی کی داستان سنا چکا ہوں۔ وہ پیار کا پیاسا، اپنے آپ کو خلق کا کارندہ ہوا اور دھتکارا ہوا انسان سمجھتا تھا۔ اس نے جب میری ماضی کی داستان سنی تھی تو اس نے مجھے اپنے جڑواں بھائی کہہ دیا تھا۔ میں واحد شخص تھا کہ جس سے اسے پیار ملا تھا، جو اس کے جذبات اور احساسات کی کیفیت کو سمجھتا تھا۔ وہ سلطان مجھے پھانسی کے تختے پر کھڑا نہیں کر سکتا تھا، بلکہ جب اس نے بتایا کہ کیا سوچ کر آیا ہے اور اپنے انگریز افسروں کو کیا رپورٹ دے گا، تو میں نے محسوس کیا کہ یہ شخص میری جگہ اپنے آپ کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کر رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ سلطان، تم مجھے نہیں بچا سکو گے۔ اپنی نوکری، اپنی بیوی اور اپنے 2 بچوں کا مستقبل تباہ نہ کرو، بلکہ مجھے ساتھ لے چلو اور ان کے لیے 10,000 روپیہ وصول کرو۔ یہی ایک تحفہ ہے جو میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ سلطان احمد بہت بڑی قربانی دینے کا عہد کر چکا تھا۔ ہمارے درمیان بہت باتیں ہوئیں جو میں بعد میں سناؤں گا۔ سلطان کہہ رہا تھا کہ وہ ہم سب کو نکل جانے کا موقع دے گا، لیکن اب ہم تینوں میں سے کوئی بھی نہ سوچے کہ ہم یہاں کچھ دن اور رہ سکیں گے۔ سلطان، میں نے کہا، میرا ایک مسئلہ اور ہے، اور وہ ہے ایوب کی بہن۔ میں نے اسے تفصیل سے بتایا کہ سائرہ کس طرح مجھ تک پہنچی ہے اور کس طرح وہ میری روح کی گہرائیوں تک پہنچ گئی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اب اپنے گھر نہیں جانا چاہتی اور میں اسے بھٹکنے کے لیے اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتا۔ سلطان کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، اسے میں اپنے گھر پہنچا سکتا ہوں، وہ لاجو کے ساتھ رہے گی، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ سلطان بھائی، حمید اللہ خان بولا، ہمارے متعلق بھی کچھ سوچا ہے یا اپنے یار کو نکال کر ہمیں پھنساؤ گے؟ سب سوچ لیا ہے بھائی، سلطان نے کہا۔ تم یہاں سے نکل جاؤ گے تو میں اپنے ہیڈ کوارٹر چلا جاؤں گا اور رپورٹ دوں گا کہ یہ واقعی مفرور نواب زادہ حمید اللہ خان ہے اور اس کے ساتھ ایک جرائم پیشہ آدمی نور اللہ ہے۔ اس طرح یہ ہوگا کہ میری رپورٹ صحیح ہوگی اور جب یہاں چھاپا پڑے گا تو تم غائب ہو چکے ہوگے۔ ہم نے اگلی رات پھر یہیں ملنے کا وقت طے کیا اور سلطان احمد چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے پھر اس پریشانی نے گھیر لیا کہ سائرہ کو میں کس طرح کہیں بھیجوں گا۔ سلطان احمد نے ابھی سوچ کر بتانا تھا کہ سائرہ کو کس طرح یہاں سے نکالے گا۔ سلطان احمد جاتے جاتے یہ بھی کہہ گیا تھا کہ وقت بہت تھوڑا ہے اور کچھ پتہ نہیں کہ کیا وقت کیا ہو جائے۔ سلطان احمد کے چلے جانے کے بعد کمرے میں ہم 3 آدمی رہ گئے تھے، حمید اللہ خان، نور اللہ اور میں، لیکن ایسی خاموشی جیسے وہاں کوئی بھی نہ تھا یا جیسے ہم تینوں پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ لو بھائی، حمید اللہ خان نے سکوت توڑا، پیری مریدی کی عیاشی بھی گئی، کمرے میں زندگی لوٹ آئی۔ میں یادوں اور خیالوں سے بیدار ہو گیا۔ سلطان احمد نے اتنی مدت بعد میرے سامنے آ کر مجھے ماضی میں دور پیچھے پھینک دیا تھا۔ اس وقت کا ایک ایک لمحہ میری آنکھوں کے آگے سے فلم کی طرح گزرنے لگا۔ سلطان احمد کی پہلی اور آخری ملاقات کے درمیان جو دن گزرے تھے وہ میری زندگی کے بڑے ہی حسین دن تھے۔ ہم دونوں پیار کے پیاسے تھے اور ایک دوسرے کے لیے ہم پیار کے چشمے بن گئے تھے۔ اس کے باوجود مجھے توقع نہیں تھی کہ سلطان میرے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لے گا کہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دے گا۔ پکڑے جانے کی صورت میں اس کی صرف نوکری نہیں جانی تھی، بلکہ مجھ جیسے مفرور قاتل کو بچانے کے جرم میں اسے 14 سال سزائے قید ملنی تھی۔ نہیں، میں نے حمید اللہ اور نور اللہ سے کہا، نہیں میرے بھائیوں، میں اس شخص سے اتنی بڑی قربانی نہیں لوں گا۔ پھر کیا کرو گے؟ حمید اللہ نے پوچھا۔ تم دونوں نکل جاؤ، میں نے کہا۔ میں سلطان سے کہوں گا کہ مجھے گرفتار کر لے، ایک تو اسے 10,000 روپیہ ملے گا اور اسے ترقی بھی مل جائے گی۔ تم اس کی بیوی کو نہیں جانتے، وہ ہندو تھی، ہمارے پاس کسی اور مقصد کے لیے آئی تھی، لیکن اس نے ہمیں اپنا مقصد بھی بتا دیا اور اپنا مذہب بھی چھوڑ دیا اور مسلمان ہو کر سلطان سے شادی کر لی۔ مجھ پر جذبات کا ایسا غلبہ تھا کہ میں اپنے ان دونوں دوستوں کو سنانا چاہتا تھا کہ لاجو کس طرح ہمارے پاس آئی تھی اور کس طرح وہ میرے اور سلطان کے سلوک سے متاثر ہوئی تھی۔
میں ہر ایک بات سنا کر دراصل ان لمحات کو زندہ کرنا چاہتا تھا، لیکن نور اللہ نے مجھے آگے بولنے نہ دیا۔ عقل سے کام لو سکندر، اس نے کہا۔ سلطان کم عقل نہیں، وہ جو کچھ کر رہا ہے سوچ سمجھ کر کر رہا ہے۔ تم جاؤ سکندر، حمید اللہ نے کہا، کل آ جانا۔ ہم یہاں سے جائیں گے کہاں؟ میں نے پوچھا۔ کہاں لے جاؤ گے مجھے؟ یہ ہم تمہیں بعد میں بتائیں گے، حمید اللہ خان نے کہا۔ ہمارا جو بھی انتظام ہے وہ بڑا ہی اچھا اور محفوظ ٹھکانہ ہے۔ اور دیکھو سکندر، ان فضول جذبات سے نکلو، یہ زندگی اور موت کا سوال ہے۔ یہ مت بھولو کہ ہماری ٹکر انگریزوں کے ساتھ ہے۔ میں وہاں سے نکل آیا، گھوڑی پر سوار ہوا اور اس گاؤں سے بھی نکل آیا۔ میرے ذہن پر سلطان احمد سوار تھا۔ میں نے بڑے ہی مشکل اور انتہائی خطرناک حالات کا سامنا کیا تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ مجھ میں کوئی مافوق الفطرت قوت ہے جس کے سامنے کوئی خطرہ نہیں ٹھہر سکتا۔ میں یہ حالات و خطرات آپ کو سنا چکا ہوں۔ میرے بعض کارنامے ایسے ہیں جنہیں آج یاد کرتا ہوں تو مجھے بھی یقین نہیں آتا، اور ایسے لگتا ہے جیسے میں اپنے آپ سے جھوٹ بول رہا ہوں۔ آپ تو ان پر یقین کریں گے ہی نہیں، لیکن جب حمید اللہ خان نے مجھے کہا کہ جذبات سے نکلو، اور میں نے جذبات سے نکلنے کی کوشش کی، تو میں نے محسوس کیا کہ میں بہت ہی کمزور آدمی ہوں۔ انسان چٹانوں کے جگر چاک کر سکتا ہے، اپنے آپ پر غلبہ نہیں پا سکتا۔ اپنے ہی جذبات کے سامنے وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ میں جذبات سے نکلنے کی کوشش کرتا تو وہ شدت سے یہ ارادہ ذہن سے اٹھتا تھا کہ میں اپنے ٹھکانے پر جائے وہاں چلا جاؤں جہاں سلطان احمد ہے، اور اس سے کوئی تمہارے کہوں کہ تمہارے بچوں کے لیے 10,000 روپیہ نقد تحفہ لایا ہوں۔ جذبات سے نکلو سکندر، اور باہر نور اللہ خان کی یہ آواز مجھے سنائی دیتی، اور میری ذات میں ایک جنگ شروع ہو گئی۔ کبھی تو میں اس ایسی اذیت میں مبتلا ہو جاتا جیسے میرا وجود رسوں میں جکڑا ہوا ہو، اور لوگ مجھے دائیں طرف اور کچھ بائیں طرف جھٹکے دے دے کر کھینچ رہے ہوں۔ میں پریشان ہو گیا، میری روح کراہنے لگی۔ میں نے لمبے لمبے سانس لیے اور اپنے ذہن کو خالی کر دیا۔ میں اس قوت کے بکھرے ہوئے ٹکڑے یکجا کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا جس کے متعلق مجھے کچھ لوگوں نے بتایا تھا کہ یہ ایک غیر معمولی قوت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی، لیکن میں اس کوشش میں بری طرح ناکام ہوا۔ میں نے اپنے سر کو زور زور سے جھٹکے دیے۔ میں بیدار ہو گیا اور دیکھا کہ گھوڑی رکی ہوئی ہے۔ میں اس کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہوں اور میرا سر جھکا ہوا ہے، اور میری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ مجھے اپنے آپ پر رحم آ گیا۔ موت و حیات کے اس کھیل کو یہیں پر ختم کر دو سکندر، میری اپنی ذات سے آواز اٹھی۔ دوست کی محبت اور اس کی ایثار کی قیمت ادا کرو، جان دے دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پولیس یا فوج کی گولیوں کی بوچھاڑ سے تمہاری جان ضائع ہو جائے۔ ایک عزم تھا جو پختہ ہو کر اٹھا تو میرے جسم کا انگ انگ بیدار ہو گیا۔ میری روح جو اذیت میں مبتلا ہو کر کرا رہی تھی حشاش بشاش ہو گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ تجمل اور منور کے پاس جا کر گھوڑی ان کے حوالے کروں گا اور ان سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاؤں گا۔ وہاں سے میں نے سلطان کے پاس چلے جانا تھا۔ سلطان ایک گاؤں میں نمبردار کے گھر ٹھہرا ہوا تھا۔ ظاہر یہ کیا گیا تھا کہ سلطان احمد اس نمبردار کا دور پار کا رشتہ دار ہے اور کچھ دنوں کے لیے اس کے پاس آیا ہوا ہے۔ میں نے گھوڑی کی باگ کو جھٹکا دیا اور ہلکی سی ایڑ لگائی۔ گھوڑی دوڑ پڑی۔ میں اب کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ میرے ذہن پر مسرت اور شادمانی کا غلبہ تھا۔ اس مسرت کے ساتھ رات کی پرسکون خنکی نے مجھے مخبور کر دیا۔ انسان موت کو قبول کر لے تو وہ رنج و الام سے آزاد ہو جاتا ہے، اور جب انسان کسی کی خاطر جان دے رہا ہو تو اس پر بلکہ اس کی روح پر ایسا ہی خمار طاری ہو جاتا ہے جیسا اس وقت مجھ پر طاری تھا۔ میں نشے سے سرشار گھوڑی دوڑاتا چلا جا رہا تھا۔ میں اپنے آپ سے اور گرد و پیش سے بے خبر تھا۔ میں کئی موڑ مڑا تھا، گھاٹیاں اترا بھی تھا اور چڑھا بھی، لیکن میں لاشعوری طور پر سب کچھ کرتا رہا تھا۔ میں اس کیفیت میں اپنے ٹھکانے کے علاقے میں داخل ہوا۔ میں نے اپنے ارادے کے مطابق تجمل اور منور کے پاس جانا تھا، لیکن گھوڑی رکی تو میں نے دیکھا کہ میں تجمل اور منور کے گھر کے سامنے نہیں
बल्कि उस कच्चे से मकान के सामने खड़ा था जिसमें सायरा के साथ मैं रहता था। मैंने वहाँ से घोड़ी मोड़ी तो मकान का दरवाज़ा खुला और सायरा बाहर आ गई। घोड़ी के कदमों की आवाज़ पर उसकी आंख खुली थी और वो दौड़ती हुई बाहर आई। वो घबराहट के आलम में थी। मैंने घोड़ी रोक ली। सायरा मेरे करीब आ गई और उसने मेरी टांग पकड़ ली। इतनी देर बाहर ना रहा करो सिकंदर, सायरा ने घबराते हुए लहजे में कहा। अकेले डर आता है, तुम्हारा फिक्र भी रहता है।